Good morning all once again. Today's topic is definite integral. Indefinite integral is already completed. Some more special type we have already done and video is sent on YouTube. अगर आप पहली क्लास में नहीं थे तो जितनी भी स्पेशल टाइप बुक से अलग थी वो सारी हमने पिछले लेक्चर में ली थी और लास्ट में मैंने तुम्हारे बाद भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब देखिए इंडेफिनेट और डेफिनेट में अंतर क्या है। वास्तव में जो इंडेफिनेट इंटीग्रल था, इंडेफिनिट, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल था हमारे पास वो एफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता था। अगर मेरे पास इंटीग्रल था एफ एक्स डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन होता था एफ एक्स प्लस सी, यानी इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता था और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होने देता था। ये पूरी फैमिली ऑफ कर्व थी। वास्तव में ये जो एफ एक्स था हमारे पास भी ये एफ का एक फंक्शन था, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलती थी और जो वैल्यू मिलती थी उसमें भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के चेंज के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती थी, यानी पूरी फैमिली ऑफ कर्व थी। जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता। डेफिनेट इंटीग्रल इज बाउंडेड बाय द इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। यानी डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर इंटरवल को, सॉरी इंटीग्रल को, जो हमारे पास इंडेफिनिट था, एक पर्टिकुलर इंटरवल में बाउंड कर दें। कर्व है, हमने उस कर्व का पार्ट ले लिया। पार्ट कहां? ए से और बी के बीच का, तो वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो वो कहलाता है ए टू बी। ए टू बी इंप्लाइज द पार्ट ऑफ द कर्व फ्रॉम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए टू पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी, एफ एक्स डी एक्स। ये कहलाता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज द फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ये जो ए है हमारे पास ये लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट। और ये जो बी है हमारे पास ये अपर लिमिट कहलाती है, अपर लिमिट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। इसकी जो वैल्यू, जबकि वहां क्या था हमारे पास इंडेफिनिट में एक फंक्शन मिलता था एक्स का, यहाँ क्या है कि हमें एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। अब वो फिक्स वैल्यू कैसे मिलेगी उसके हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे पास लिमिट ऑफ ए सम, जो कि सीबीएसई ने फिलहाल डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसका थोड़ा सा इंट्रो दूंगा आपको और एक क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा, उसके बाद उसको सॉल्व नहीं करेंगे। शॉर्टकट में उसको बताता हूं आपको कि फर्स्ट मेथड क्या है डेफिनेट इंटीग्रल से वैल्यूज फाइंड आउट करने का। तो फर्स्ट मेथड इज लिमिट ऑफ ए सम। फर्स्ट मेथड इज लिमिट ऑफ ए सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। देखिए पूरा प्रूफ नहीं करा रहा हूं, लेकिन समझने के लिए जरूरी है शॉर्टकट में थोड़ा सा। मान लीजिए कोई भी कर्व है, ठीक है। इस कर्व का हमने क्या किया, यहाँ x इज इक्वल टू ए से लेके और x इज इक्वल टू बी तक का पार्ट ले लिया, ठीक है। तो ये डेफिनेट हो गया। एक पर्टिकुलर इंटरवल, क्लोज इंटरवल हमने लिया ए से लेके और बी तक का, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी वैल्यू है वो इस कर्व के अंडर में जो भी एरिया है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व विद द एक्स एक्सिस। तो इस कर्व के अंडर में जो भी एरिया है एक्स एक्सिस के साथ वो वास्तव में डेफिनेट इंटीग्रल है। मतलब मुझे इस कर्व के अंडर में एरिया निकालना है। उसके लिए मैंने क्या किया कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, और हर पार्ट की जो विड्थ है वो h ले ली, स्मॉल h, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास कि मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट x0 था, ये x1 था, ये x2 था, x3 था, एज सो ऑन, ये xn था। यानी क्या किया मैंने, इसके n इक्वल पार्ट्स कर दिए, इसके n इक्वल पार्ट्स। ये जो पार्ट्स है हमारे पास n है और सबकी जो विड्थ है वो h है। तो देखिए जो पहला पॉइंट है मेरे पास ये x इज इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट करेगा x0, यानी जो x0 है वो x इज इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट करेगा। जो x1 है वो a प्लस h को, क्योंकि ये विड्थ h है, ये x1 है, ये x1 है, ये a है, ये विड्थ h है, तो ये x1 इज इक्वल टू a प्लस h। ऐसे ही जो x2 है वो a प्लस 2s एज सो ऑन। जो xn है डैश डैश डैश, जो xn है वो a प्लस एन एच को रिप्रेजेंट करेगा। 1 a प्लस एच, 2 2h, तो n NH को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो xn पॉइंट है वो तो x इज इक्वल टू b के इक्वल है, यानी ये क्या हो गया, b इज इक्वल टू a प्लस NH और इंप्लाइज NH इज इक्वल टू b माइनस a। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, NH इज इक्वल टू b माइनस a को हम अपने सॉल्यूशन में पुट करेंगे। अब मान लीजिए n को मैं इनफाइनाइट कर दूं, n को इनफाइनाइट कर दूं मतलब इसके जो पार्ट हो इनफाइनाइट हो।
अगर इसके पार्ट इनफाइनाइट होंगे तो ये विड्थ घटती चली जाएगी h और लगभग टेंड्स टू 0 होगी। यानी जैसे ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, इफ मैं क्या करूं, मैंने इसके इनफाइनाइट पार्ट्स कर दी, n टेंड्स टू इंफिनिटी इंप्लाइज h टेंड्स टू 0। जितने पार्टीशन बढ़ते जाएंगे विड्थ उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे ही पार्टीशन टेंड्स टू इंफिनिटी होंगे विड्थ टेंड्स टू 0 होगी। अब अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 पर मैं इस सारे एरिया का सम ले लूं तो क्या होगा, वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा। यानी जो हमारे पास इंटीग्रेट ऑफ a to b fx dx is represented by limit h tends to 0 एरिया f, पहला एरिया f a h। अब देखिए मैं कहूं कि ये एक रेक्टेंगल मान लिया मैंने कि h जितना बारीक होगा ये दोनों लाइन सेम होंगी। हालांकि दोनों लाइन सेम नहीं है, ये थोड़ी सी ऊंची है। वास्तव में जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल के और इस रेक्टेंगल के दोनों के बीच में है। लेकिन जैसे ही h टेंड्स टू 0 होगा ये डिफरेंस खत्म होगा। जितनी पास आएंगी दोनों लाइन उतना ये डिफरेंस खत्म होता चला जाएगा। यानी इन दोनों की विड्थ सेम हो जाएगी, लेंथ सेम हो जाएगी। तो किसके इक्वल होगी, एफ ए के। भाई ए पर जो ये लेंथ है, देखिए ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या है हमारे पास, एफ ए ही तो है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू ए है, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, तो y क्या होगा, एफ ए के इक्वल होगा। ये लेंथ और विड्थ h, तो एरिया क्या हो गया, रेक्टेंगल के फॉर्मूले से लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी h इनटू एफ ए। h मैंने कॉमन ले लिया तो एफ ए पहले रेक्टेंगल का एरिया, फिर एफ ए प्लस एच इंटू एच दूसरे रेक्टेंगल का एरिया, एफ ए प्लस 2h इंटू एच तीसरे रेक्टेंगल का एरिया, और एज सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच लास्ट रेक्टेंगल का एरिया h के साथ मल्टीप्लाई। मैंने h सब में से कॉमन लिया हुआ है। ये सारा एरिया क्या डिसाइड करेगा, n माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि हम ये वाली साइड ली है। a 0 पे 1 है, 1 पे 0 पे फर्स्ट है, 1 पे सेकंड है, 2 पे थर्ड है, तो यहां क्या होगी, n माइनस 1 होगी। इससे पहली वाली, क्योंकि हमने रेक्टेंगल की ये वाली साइड, ये साइड इसी रेक्टेंगल की साइड है। ये कौन सा पॉइंट है, n माइनस 1, क्योंकि लास्ट वाला n है। तो हमने क्या लिया, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहलाता है फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। डिटेल प्रूफ था थोड़ा सा और, बस यही एरिया वाला उसको मैंने इग्नोर कर दिया है क्योंकि सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है पहली बात कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब ये n पार्ट्स हैं। NH इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है जो हम यहाँ पुट करेंगे, और ये फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से मैं आपको एक क्वेश्चन प्रूव करके सोल्व करके दिखाऊंगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके नॉलेज के लिए है, सिर्फ 0 to 5 x प्लस 1 है 7.8 का। हालांकि कंप्लीट 7.8 एक्सरसाइज डिलीटेड आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ आपके पास, एक्सरसाइज 7.8 का, जैसे मान लो मुझे फाइंड आउट करना है इंटीग्रेट 0 to 5x प्लस 1 dx। ठीक है, लिमिट ऑफ सम से पहली बात तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि एरिया बाउंडेड किया गया है 0 to 5 के बीच में। मुझे लिमिट ऑफ सम यूज करना है तो मुझे देखिए किस किस की जरूरत है। पहली बात मैं डिफाइन करूंगा कि a क्या है, ये i इज इक्वल टू है, तो i इज इक्वल टू a क्या है इसमें 0 लोअर लिमिट, b क्या है 5 अपर लिमिट। ठीक है, और NH क्या है, NH इज इक्वल टू बी माइनस ए इंप्लाई 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। हमने दिखाया था कि NH इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है। अब हम निकालना शुरू करेंगे एफ ए का मतलब 0, एफ ए इंप्लाई एफ 0। मैंने 0 पुट कर दिया एफ एक्स में। हाँ, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 0 पुट किया 0 प्लस 1, फिर एफ ए प्लस एच इंप्लाइज एफ 0 प्लस एच। इसका मतलब यहां हमने 0 प्लस एच पुट कर दिया, तो 0 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, एक्स को 0 प्लस एच पुट किया है तो 0 प्लस एच प्लस 1। ऐसे ही एफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू एफ 0 प्लस 2h इंप्लाइज 0 प्लस 2h प्लस 1 एज सो ऑन एफ ए प्लस एन एच एन माइनस 1h is equal to f 0 plus n minus 1h is equal to 0 plus n minus 1h plus 1। फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो सो इंटीग्रेट 0 to 5 x plus 1 dx is equal to
limit h tends to 0 h fa implies 1 a plus h 1 plus h a plus 2h 1 plus 2h as so on 1 plus n minus 1 into h। ठीक है, अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब हमें सिर्फ लिमिट पुट करनी है, जो भी आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वैसे नॉलेज के लिए। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h एज इट इज 1 1 1 1 1 n टाइम्स आएगा, तो क्या बन गया n बन गया। ठीक है, प्लस h प्लस 2h प्लस 3h एज सो ऑन n माइनस 1 h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h n एज इट इज, यहां से h कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिख रहा है। ठीक है, h n प्लस h, देखिए सीरीज बन गई 1 2 3 अप टू n माइनस 1 है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n प्लस 1 अपॉन 2, तो n की जगह क्या आ गया n माइनस 1 और n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये आप पढ़ चुके हैं 11th में अलजेब्रा में कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, लेकिन n की जगह क्या है n माइनस 1, तो n प्लस 1 और अपॉन 2। अभी हमने लिमिट पुट नहीं किया, लिमिट हम जब तक पुट नहीं करेंगे जब तक कि फाइनलाइज नहीं कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं तो सारा जीरो हो जाएगा, बाहर h रखा हुआ है। आपको पता है कि लिमिट हम तब पुट करते हैं जब क्वेश्चन जीरो ना बने, क्योंकि एरिया जीरो नहीं हो सकता ए टू बी का। अगर जब तक ए और बी दोनों इक्वल नहीं होंगे तो एरिया जीरो नहीं हो सकता। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, क्या मिला n और प्लस h, यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया, n माइनस 1 अपॉन 2। अब हम h की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h यहां गया nh प्लस ये nh तो था ही, तो हम इस h को अंदर ले गए। हमें हर कंडीशन में nh बनाना है, क्यों? क्योंकि हमें nh की वैल्यू पता है, हम क्या कोशिश करते हैं NH बनाने की। ठीक है, अब NH कितना था हमारे पास 5 माइनस 0 यानी 5, तो हमने NH को 5 पुट कर दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस h और अपॉन 2। अब देखिए h को अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 नहीं होगा, तो हमने h को 0 पुट कर दिया, यानी लिमिट को पुट कर दिया। तो लिमिट 0 पुट की इज इक्वल टू ये 0 हो गया, यानी 5 इंटू सिर्फ ये 0 हुआ 5 इंटू 5 प्लस अच्छा सिर्फ ये इसके अपॉन में 2 है, ये 2 सिर्फ इसके अपॉन में है ओनली, तो अपॉन 2 यानी 5 प्लस 25 अपॉन 2 5 प्लस 12.5 implies 17.5, दिस इज द आंसर, और 35 अपॉन 2। तो इस तरीके से जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है एज ए लिमिट ऑफ सम। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल की दूसरी फॉर्म एरिया फॉर्म और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल जो हम यूज करेंगे। देखिए एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन देखिए हमने अभी बात की कि हमारे पास जो इंटीग्रेट a टू b fx dx यानी जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे पास ये x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू b है, तो a टू b fx dx रिप्रेजेंट करता है एरिया बिटवीन a एंड b, एरिया अंडर द कर्व विद द एक्स एक्सिस बिटवीन a एंड b। अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसके बीच में कोई एक पॉइंट और ले लिया x, तो ये जो एरिया होगा पर्टिकुलर ये क्या होगा लिमिट a टू x fx dx। ठीक है, तो लेट x बिलोंग्स टू ab, मान लीजिए x कोई पॉइंट है क्लोज इंटरवल ab में, देन क्या होगा साहब जो हमारे पास इंटीग्रेट a टू a fx dx है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर कर्व विद एक्स एक्सिस फ्रॉम a और टू x।
कि अगर ए टू, हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसका मतलब इसको हम एरिया फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि एरिया अंडर कर्व है, तो सो हम लिख सकते हैं कि जो ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स है, दिस इज ए एक्स, ए एक्स इंप्लाइज एरिया फंक्शन। इसका मतलब जो एरिया है इसके अंडर में वो भी एक फंक्शन है, वो भी एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो एरिया है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बिटवीन ए टू एक्स, ठीक है। अब दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जिनको हम विदाउट प्रूफ डिस्कस करेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल जिनके बिना नहीं हो सकता है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो कि एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व, यानी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें वो यूज होती है। कैसे, देखिए ऐसे, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास में कि लेट एफ एक्स बी आ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ एक्स बी आ कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी में, तब क्या होगा, एंड लेट ए एक्स बी द एरिया, लेट ए एक्स बी द एरिया अंडर द कर्व with the x-axis, with the x-axis from A to B, from A to B। मान लीजिए क्या है हमारे पास कि fx तो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और ax एरिया फंक्शन है अंडर द कर्व फ्रॉम x एक्सिस टू y एक्सिस। देन तब जो है a डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स होता है, a डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एरिया है उसका डेरिवेशन एफ एक्स डी एक्स के इक्वल, अगर मैं यहां से डिफरेंशिएशन हटाऊंगा तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। यानी जो एरिया है किसी भी कर्व के अंडर वो उस फंक्शन के इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। क्या है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देख लीजिए एक बार, इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड ए एक्स बी द एरिया फंक्शन, देन ए डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स वेयर, एक सेंटेंस और लिख लीजिए आसानी होगी, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। एक्स किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी को। इसका मतलब जो ए डैश एक्स है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और जब हम डिफरेंशिएशन को हटाते हैं तो इधर क्या जाता है, इंटीग्रेशन। लेकिन एक्स किसको बिलोंग करता है, ओनली ए बी को, कंप्लीट डोमेन में नहीं, सिर्फ ए बी में, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। फर्स्ट थ्योरम जिसका हम यूज करेंगे एरिया फाइंड आउट करने में। सेकंड थ्योरम जिसका हम यूज करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करने में, वो भी थ्योरम है सीधी, फंडामेंटल थ्योरम है, विदाउट प्रूफ है, डायरेक्टली आपको यूज करनी है और उसी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तरीका तो हमने सीखा था कि हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू लिमिट एज ए सम से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लिमिट एज ए सम यूज नहीं करना, हर क्वेश्चन में अगर हम लिमिट एज ए सम यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा, तो हम डायरेक्ट थ्योरम यूज करेंगे। सेकंड थ्योरम कि लेट, फिर वही एफ एक्स बी आ continuous function, let fx be a continuous function in closed interval ab, in closed interval ab। then अब क्या, जो इंटीग्रेट एंड, हाँ एक चीज और, एंड कैपिटल एफ एक्स बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यानी ये इंटीग्रेशन है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब एफ एक्स क्या है, इंटीग्रेशन है। देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, यानी जो डेरिवेटिव आया वो ए टू बी
or is equal to FB minus FA. This is the most important theorem to find out the definite integral. हम क्या करेंगे, पहले इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लिमिट को एक्सक्लूड करते हुए, इग्नोर करते हुए, जैसे हम इंडेफिनिट में करते थे. उसके बाद क्या करेंगे, या एक्स की वैल्यू एक बार बी पुट करेंगे और एक बार ए, तो हमें क्या मिलेगा, डेफिनेट इंटीग्रल मिलेगा. हालांकि देखिए हमने यहां भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट नहीं किया है. क्यों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. देखिए क्यों नहीं पड़ता है, कि अगर मैंने पुट किया इंटीग्रेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मान लीजिए मैंने इसको एफ एक्स प्लस सी भी लिख दिया, एफ एक्स प्लस सी और ए टू बी, मैंने एक बार एक्स को बी पुट किया तो एफ बी प्लस सी और माइनस एफ ए और माइनस सी, तो क्या होगा, सी से सी कैंसिल, क्योंकि सी में एक्स नहीं है तो सी पर तो एक्स की वैल्यू का फर्क ही नहीं पड़ेगा. और इज इक्वल टू एफ बी और माइनस एफ ए, बोथ आर सेम, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को पुट नहीं करते हैं. यूज, बहुत सिंपल यूज है इसका, आपको देखना ही नहीं है कि वो डेफिनेट है इनडेफिनेट है. पहले आप उसको सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद एक्स को एक बार बी पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन में और माइनस ए पुट कर दीजिए. इस थ्योरम को हम डायरेक्टली यूज करेंगे टू इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल्स. कैसे, देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम इसको अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको गिवन है एकदम सिंपल कि इंटीग्रेट 1 2 और एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, तो पहले आप लिमिट को भूल जाइए, हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये इंटीग्रेट हो गया, लिमिट यहां क्लोज ब्रैकेट के बाद 1 and 2. अब एक बार यहां x को 2 पुट कीजिए, 2 क्यूब अपॉन 3 मतलब एफ बी और माइनस एफ ए का मतलब 1, तो 1 पुट कीजिए, यानी 1 क्यूब और अपॉन 3. सिर्फ x को पुट करना है, x को 2 और माइनस x को 1. सिंप्लीफाई, 2 क्यूब कितना हो गया 8, 8/3 और 1 क्यूब 1, 8/3 माइनस 1/3 इम्प्लाइज 7/3. इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है. तो अगर आपका डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेट अपने आप होगा, क्योंकि पहले आपको इंटीग्रेट करना है इंडेफिनेट के तरीके से और उसके बाद सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना है. ठीक है, एक्सरसाइज देखिए फर्स्ट, ये सिंपली क्या बना लेगा, लॉग सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल है. मान लीजिए मुझे क्वेश्चन गिवन है 0 to 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो क्या है, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा तो 2x dx dt बनाएगा, लेकिन मुझे जो वैल्यूज गिवन है वो x की हैं. तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो पहले मैं बिना लिमिट के क्वेश्चन को बाहर निकाल लूं, उसको x में ही सॉल्व करूं और वापसी वैल्यू x में ही रखूं, या मैं यही टी पुट करूं और लिमिट को t में कन्वर्ट कर लूं. दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए पहले मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को अलग निकाल लिया कि लेट i इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट dx. I1 मान लिया मैंने इसको, ये I है, मतलब मैंने लिमिट छोड़ दी, मैंने डेफिनेट के क्वेश्चन को इनडेफिनेट बना लिया. ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या मिला, अब मैंने पुट कर दिया, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज 2x dx इज इक्वल टू dt. तो I1 इज इक्वल टू dt अपॉन टी इम्प्लाइज लॉग टी. अब मैंने t की वैल्यू आपसे पुट कर दी, t क्या था हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इस वैल्यू को मैंने वापसी यहां पुट कर दिया. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 I1, यानी इंटीग्रेट 0 to 1, जो मुझे इंटीग्रेशन मिला वो क्या मिला, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0 to 1, क्योंकि कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू है, यानी जो कैपिटल एफ एक्स है वही तो करते थे हम, कैपिटल एफ एक्स निकालते थे. अब हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, पहले 1, यहां 1 पुट किया तो log 2 मिला, और ये 0 पुट किया तो log 1 मिला, और log 1 क्या होता है 0, यानी log 2 मिला. एक तरीका तो ये है कि मैंने पहले इंडेफिनिट को अलग सॉल्व किया, रिवर्स लिमिट पुट करने से पहले t को वापसी x में कन्वर्ट किया और तब लिमिट पुट की. दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि जहां मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट किया वहीं मैं लिमिट को भी x से t में कन्वर्ट कर लूं. कैसे, देखिए तब मैंने इसको i ही रहने दिया पूरा और लिमिट भी रहने दी. ठीक है, लिमिट है हमारे पास 0 to 1, मैंने पुट भी कर दिया कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. ठीक है, अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो रहा है और मुझे वैल्यू एक्स की गिवन है, तो यहां मैंने यहां चेंज किया, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, 0 कौन सी, अपर लोअर लिमिट, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या हुआ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू टी
implies t is equal to 1, यानी जब x 0 है तो t क्या है 1 है, और when x is equal to 1, when x is equal to 1 तो t is equal to क्या 1 plus 1, यानी t is equal to 2। तो लिमिट अब चेंज हो गई, मैंने पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट कर दिया तो लिमिट भी टी में, जहां x 0 था वहां t 1 है तो मैंने यहाँ 1 पुट किया, जहां x 1 था वहां t 2 है, और क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया dt अपॉन t में। क्यों 1 plus x square is equal to t implies 2x dx is equal to dt। ठीक है, अब मुझे लिमिट दोबारा t की वैल्यू वापसी पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने x को t में कन्वर्ट कर दिया है और साथ साथ साइमल्टेनियसली लिमिट को भी x से t में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहां से मैंने इंटीग्रेट किया log मॉडुलस t और लिमिट हो गई अब 1 से 2, डायरेक्ट वैल्यू पुट, क्योंकि अब लिमिट t में है x में नहीं है, यानी log 2 और माइनस log 1 0 इंप्लाइज log 2। तो जब भी आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट को भी साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे। ठीक है, और देखिए एक एग्जांपल, देखिए जैसे मान लीजिए गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to पाई बाई 4 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्या किया हमने लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये तो हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हुआ। लिमिट क्या थी, देखिए t इज इक्वल टू है tan इनवर्स x, तो जब x इज इक्वल टू 0 तो इंप्लाइज t इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, और tan में 0 किसकी वैल्यू होती है 0 की, और व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4 तो t इज इक्वल टू tan 1 लीजिए, यहाँ इनवर्स 1, तो यहाँ भी क्या हो गया 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, तो यहाँ हमने पुट कर दिया। अब पूरे क्वेश्चन को चेंज किया, सो i इज इक्वल टू पहले लिमिट x 0 t 0 x 1 और t पाई बाई 4, और क्वेश्चन में tan इनवर्स x हो गया t और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया dt। अब पूरा क्वेश्चन t में लिमिट सहित कन्वर्ट हो गया है, यहाँ आपको वापसी t की वैल्यू x में रखने की जरूरत नहीं है, तो हमने पुट कर दिया। अब इंटीग्रेट किया t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट इज 0 टू पाई बाई 4 पुट कर दी, यानी पाई बाई 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 हो गया, यानी पाई स्क्वायर अपॉन 32 इज द आंसर। दिस इज द वे टू इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, सारे एकदम सिंपल हैं, पहले इंटीग्रेट फिर लिमिट पुट, दोनों एक्सरसाइज आपको अपने आप कंप्लीट करनी है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। आप सिर्फ प्रॉब्लम पूछेंगे इस बार, क्योंकि मैं मिसलेनियस कराऊंगा, वो कराऊंगा प्रॉपर्टीज कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 है 7.9, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल एकदम, पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, लिमिट इज गिवन पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 cosec x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन पहले cosec x का क्या होता है log cosec x और माइनस cot x, और लिमिट क्या होगी हमारे पास पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, वैल्यू पुट कर दी पहले पाई बाई 4, तो log cosec पाई बाई 4 माइनस cot पाई बाई 4, और माइनस log cosec पाई बाई 6 और माइनस cot पाई बाई 6। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, log cosec पाई बाई 4 की वैल्यू sin पाई बाई 4 का उल्टा 1 बाई रूट 2 का उल्टा कितना हो गया रूट 2, cot पाई बाई 4 cot 45 1, और माइनस log cosec पाई बाई 6 sin 30 का उल्टा sin 30 1 बाई 2 यानी 2, cot पाई बाई 6 cot 30 कितना हुआ रूट 3, log की प्रॉपर्टी से, तो log रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, सी इसमें आता नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता, सिंपल एकदम।
ऐसे ही 12 है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख दोगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। जैसे आप सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं वैसा ही करेंगे। 13 में x है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, log बना लेगा। 14 में दोनों को अलग अलग कर देंगे। 14 में पहले दोनों को अलग अलग, इंटीग्रेशन आप सेम वैसे ही करेंगे जैसा इंडेफिनिट में करते थे। जो भी तरीका इंडेफिनिट का इजीली यूज हो सकता है वही यूज कर देंगे। जैसे 14 है, इंटीग्रेट 0 to 1 2x plus 3, 0 to 1 2x plus 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, दोनों को अलग अलग, यानी इंटीग्रेट 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेट dx, लिमिट 0 to 1। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होता था ऐसे ही डेफिनिट भी विद लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से ये में 10x, तो हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड लोग बनाने के लिए, तो 1 अपॉन 5। अब क्या बन गया, ऊपर f डैश x और नीचे fx, तो सीधा log 5x स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट हो गई 0 to 1 प्लस यहाँ 3 इंटीग्रेट क्या मिलेगा। अच्छा चलिए पहले कर लेते हैं 0 to 1 3 अपॉन, हमने क्या किया यहाँ से भी 5 कॉमन, बल्कि इसको रूट 5x का स्क्वायर लिख दिया, डायरेक्ट कर देते हैं, और प्लस 1 का स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स, तो 1 यहाँ log की वैल्यू पुट की, पहले 1 पुट किया तो 5 प्लस 1 क्या मिला log 6, 0 पुट किया तो क्या मिला log 1, और प्लस यहाँ हमने नहीं दिया 0, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 3 और tan इनवर्स रूट 5x और अपॉन रूट 5। अपॉन रूट 5 क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट रूट 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की प्रॉपर्टी से, और लिमिट क्या 0 to 1, यानी यहाँ क्या मिला log 1 0, यानी यहाँ से 1 अपॉन 5 log 6 प्लस यहाँ से 3 अपॉन रूट 5 और लिमिट पुट कर दी tan इनवर्स, जब 1 पुट किया तो रूट 5 और माइनस जब 0 पुट किया तो tan इनवर्स 0, यानी 1 अपॉन 5 log 6 प्लस 3 अपॉन रूट 5, tan इनवर्स रूट 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि वैल्यू इवेल्यूट नहीं कर सकते हैं, और tan इनवर्स 0 0 हो गया क्योंकि tan 0 0 होता है। दिस इज द आंसर। तो सिंपल सॉल्यूशंस हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। 15 16 17 18, 16 में देखो कौन सी टाइप है, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो पहले डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे तब सॉल्व करेंगे। 17 एकदम सिंपल। 18 cos x का फॉर्मूला है, माइनस कॉमन लेते ही 18 देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो क्या कर लोगे माइनस कॉमन ले लोगे, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दैट इज द फॉर्मूला ऑफ cos x। 19 जैसा बिल्कुल सेम हमने किया है वैसा ही है। 20 बाई पार्ट्स होगा, पहले वाले में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा और दूसरा वाला डायरेक्ट होगा। 20 देख लीजिए, चलिए एक्सरसाइज फिनिश कर देते हैं। 20 बहुत आसान एक्सरसाइज है और मोस्टली एग्जाम में नहीं आती क्योंकि प्रॉपर्टी आती है, सब्स्टिट्यूशन आता है, इसलिए आपको भी जल्दी से खत्म कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेट 0 to 1 x e to the power x प्लस साइन पाई बाई 4x dx, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 x e to the power x प्लस इंटीग्रेट 0 to 1 साइन पाई बाई 4x dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो क्या मिला फर्स्ट x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का भी होल इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या हो गई 0 to 1 प्लस साइन पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई बाई 4x और 1 अपॉन पाई बाई 4 यानी 4 अपॉन पाई, जो x का कोफिशिएंट है 1 के अपॉन में आएगा, 1 अपॉन पाई बाई 4 यानी 4 अपॉन
पाई, और लिमिट क्या होगी आपकी, लिमिट इज 0 to 1। यहाँ इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x एज इट इज माइनस, यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया 1, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, और उसका भी दोबारा इंटीग्रेशन फिर e टू दी पावर x, और लिमिट हो गई 0 to 1 और प्लस 4 अपॉन पाई, माइनस बार आ गया। यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, पहले x की वैल्यू 1 तो cos पाई बाई 4, फिर x की वैल्यू 0, यहाँ भी वैल्यूज पुट कर दी, x की वैल्यू पहले 1 तो 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 1, फिर माइनस x की वैल्यू 0 तो 0 इंटू ई टू दी पावर 0 माइनस ई टू दी पावर 0, ठीक है, और माइनस 4 अपॉन पाई cos पाई बाई 4 और माइनस 1, क्योंकि cos 0 की cos पाई बाई 4 की वैल्यू cos 45 1 अपॉन रूट 2, और माइनस cos 0 1। यहाँ क्या मिला, ओनली e, और यहाँ भी e, और e माइनस e क्या हो गया 0, और ये भी क्या हो गया, ये 0 और ये हो गया 1, तो प्लस 1 मिला ओनली। देखिए e माइनस e 0, यहाँ ये 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और e टू दी पावर 0 1 हो गया, तो ओनली 1 मिला, यानी 1 माइनस 4 बाई पाई 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। यहाँ छोड़ दिए, थोड़ा बहुत सॉल्व कर दीजिए, तो 1 माइनस 4 अपॉन रूट 2 पाई प्लस 4 अपॉन पाई, ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। किसी भी प्रॉब्लम में आप कंसल्ट कर लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम ऐसी है, सिर्फ x को t में पुट करना है। 2-4 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, 8 ही क्वेश्चन है। करने का हर संभव प्रयास करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वाले में पूछेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।